वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो कुछ अलग रहने वाला है। तो सबसे पहले अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो आज देखें, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो होने वाला है आपका जो कमिंग एग्जामिनेशंस हैं, जो आपके क्वार्टरली एग्जामिनेशंस आने वाले हैं उनके लिए खास तौर पर, और हर तरह के एग्जामिनेशंस जो आप अपीयर होने वाले हैं उनमें आप किस तरह से प्रिपरेशन करें एंड हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन योर एग्जामिनेशन एंड हाउ शुड यू राइट इन योर एग्जामिनेशन एंड व्हाट यू शुड यू डू इन योर एग्जामिनेशन हॉल। तो बिफोर गोइंग टू your examination, before appearing in your examination, what should you do and what are the necessary preparation for that we will learn today। आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें, how to prepare for the exam, especially subject English। यूँ तो हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आपको एग्जामिनेशन देना चाहिए। उसके पहले मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे तरह से तैयारी की है और जो अपने क्लासेस में रेगुलर रहे हैं उनको तो हर चीज जो है वो स्टेप बाय स्टेप समझ में आती रही होगी। एंड डेफिनेटली न सिर्फ नॉट ओनली इन इंग्लिश सब्जेक्ट बट ऑल्सो इन अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो दे आर एबल टू परफॉर्म वेल इन कमिंग देयर एग्जामिनेशन। और जो आने वाला एग्जाम है उनका, उसमें वो तैयारी के लिए भी अपने आप को बहुत ही योग्य पा रहे होंगे या एक अपने आप को एक सहज स्थिति में अपने आप को पा रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस रेगुलरली ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा, आप लोग देखते ही होंगे, कई तरह के सीरियल्स आप देखते होंगे, और अगर स्टूडेंट्स हैं, बॉयज हैं, अगर उन्होंने सीरियल्स ना भी देखा हो तो आप मैचेस वगैरह देखते होंगे, क्रिकेट मैच देखते होंगे, 2020 देखते होंगे या ओडीआई मैच देखते होंगे या आप टेस्ट मैचेस देखते होंगे। तो आपने पाया होगा कि जब किसी भी सीरियल में जब अगला एपिसोड आता है तो उसमें वो रीकैप बताते हैं, मतलब ये कि पिछली घटनाएं क्या क्या हुई वो अपने व्यूवर्स को दिखाना चाहते हैं, ताकि आने वाला जो इवेंट है, आने वाली जो घटनाएं हैं और आने वाले जो दृश्य हैं वो उनको पूरी तरह से समझ में आ जाए और वो एक उनके अंदर जो ताना बाना होता है किसी भी सीरियल का, उसको वो मिस ना करें और पूरी तरह से उनके जहन में वो चीज आ जाए। रीकैप जरूरी है, मतलब आप बीच में इंटरप्शन अगर किसी भी चीज का देंगे तो वो डेफिनेटली आपके जहन से वो निकल जाएगी, क्योंकि ह्यूमन नेचर तो बहरहाल ह्यूमन नेचर की तरह ही काम करता है। और मैंने आपसे पिछले वीडियोस में कहा है, अगर आप पिछले वीडियोस मेरे खंगालेंगे और देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स का भी एक नेचर होता है, और वो नेचर क्या है कि फ्रिक्वेंटली यू शुड ट्राई टू लर्न एंड आफ्टर लर्निंग यू विल नेवर फॉरगेट इट। कि भाई आपको धीरे धीरे याद करना है और धीरे धीरे याद करते करते ही वो चीज लर्न होती है, मेमोराइज होती है, याद होती है। लेकिन धीरे धीरे याद करना ये ह्यूमन नेचर है, और ह्यूमन नेचर ये भी है कि व्हेनेवर वी लर्न वंस अ टाइम देन वी विल नेवर फॉरगेट इट। अगर हम एक बार उसको याद कर लेते हैं तो दोबारा उसको हम भूल नहीं सकते, ये भी ह्यूमन नेचर है। तो मैं आपसे ये बात कर रहा था कि स्टूडेंट जो अपनी क्लासेस में रेगुलर होते हैं उन्हें रिकैप की जरूरत नहीं पड़ती, दे अंडरस्टैंड इट वन बाय वन और स्टेप बाय स्टेप। वो इसको स्टेप बाय स्टेप समझते रहते हैं और किसी भी तरह के जो कॉम्प्लेक्स अगर सम्स भी हैं तो वो भी समझ में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इंग्लिश का कोई स्ट्रक्चर वो 1 पीरियड में तो हो नहीं पाता, अगर मान लीजिए मैक्सिमम 50 मिनट्स हैं या 45 मिनट्स हैं, आप उसमें से 10 मिनट और निकाल दीजिए तो मुश्किल से 35 और 30 मिनट्स बचते हैं। अब उसमें मान लीजिए कोई आर्टिकल कंप्लीट नहीं हो रहा है और नेक्स्ट डे पे बात जा रही है और नेक्स्ट डे आप स्कूल में एब्सेंट है, तो फिर वो आपको टॉपिक समझ में नहीं आने वाला। और रिकैप करने की कोई ऐसी व्यवस्था तो होती नहीं कि बाद में आपको इस तरह से रिकैप करा दिया जाए। तो बहरहाल जो स्टूडेंट्स रेगुलर हैं उनके समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाता है। तो अब मैं उन स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि जो बगैर किसी वजह के अपने स्कूल में एब्सेंट रहते हैं, अनुपस्थित हो जाते हैं या उनकी अटेंडेंस नहीं लगती, तो
वो कहीं ना कहीं पढ़ाई में पिछड़ते हैं। तो अगर किसी भी टॉपिक को अगर हमें समझना है तो उसमें हमें नियमितता बहुत जरूरी है, रेगुलर होना क्लास में बहुत जरूरी है। अगर हमने रेगुलर नहीं रहे तो वो टॉपिक हमें स्टेप बाय स्टेप समझ में नहीं आता। दूसरा हमने देखा होगा कि कई बार जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसमें आपने पाया होगा कि क्रिकेट मैच में अगर कोई किसी ने प्लेयर ने कैच बहुत अच्छा किया है तो वो कैच को रिपीटेडली दिखाया जाता है, बार बार दिखाया जाता है कि आप उसको देखें ताकि आपके जहन में आ जाए। इस तरह से किसी प्लेयर ने अगर स्ट्रोक बहुत अच्छे खेले हैं या किसी फुटबॉलर ने अगर गोल बहुत अच्छे से किया है तो वो आपको बार बार उसको दिखाया जाता है, मेमोराइज किया जाता है कि इन क्षणों को आप और अच्छी तरह से देख लें, अपने जहन नशीन कर लें, उसको ध्यान में ले आए ताकि आपको समझ में अगर आ जाए। अगर आप वास्तव में आप केवल एक दर्शक हैं तो आपको देखने का मजा आना चाहिए, और अगर आप प्लेयर हैं, भविष्य में कुछ बनने वाले हैं, तो आपको ट्रिक्स सीख जाने चाहिए। तो हर एक चीज हमारे एक जहन में क्लियर कट रहना चाहिए, और वो बनता है हमारे कंसंट्रेशन से। जब हम अटेंटिवली अगर किसी चीज को समझते हैं, चाहे वो हमारे टीचर्स हों, जो हमारे समझाने वाले हों, उनकी तरफ अगर हम एक टक देख रहे हैं, विथ कंसंट्रेशन अगर हम देख रहे हैं और हमारा जहन कहीं और नहीं है, तो डेफिनेटली वो हमें समझ में आने वाला है। और अगर इसमें समझ में आ गया है तो भी हमारा काम खत्म नहीं होता जब तक हम घर वापस जाकर उसे दोबारा उसका रिवीजन ना कर लें। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है। लर्निंग प्रोसेस में हमें हर एक चीज पर ध्यान देना पड़ता है, और जो स्टूडेंट इसमें दक्ष होते हैं या जिनकी हैबिट्स हो जाती है कि क्लास में वो अटेंटिवली टीचर्स के ऊपर ध्यान देते हैं और उसके बाद वो रेगुलर होते हैं, और रेगुलर होने के बाद उनके घर में भी एक जगह बनी हुई है जहां वो शाम को आकर 5 मिनट 10 मिनट, इसमें लर्निंग बाय हार्ट नहीं होता, कोई रटना नहीं होता, बल्कि आप उसको सिंपल 3-4 रीडिंग कर रहे हैं तो भी आपको मेमोराइज हो जाता है। एंड आफ्टर सम टाइम, और एक जो गैप होता है, कभी 4 दिन बाद देख लिया, कभी 6 दिन बाद देख लिया उसी चीज को, तो वो आफ्टर सम टाइम यू विल लर्न फॉर एवर। फिर आप उसको भूल नहीं सकते, वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। तो ये लर्निंग प्रोसेस है। बी रेगुलर एट स्कूल, अपने स्कूल में रेगुलर रहें, और हम जो है टॉपिक समझ रहे हो वो अटेंटिवली समझे, एक टक देखते रहें, हमारी आंखें भी वहीं लगी हो, हमारा जहन भी वहीं लगा हो, और हम रेगुलर हो, और प्लस विषय की हमारे मन में इज्जत होना चाहिए। अगर किसी सब्जेक्ट को हम सरसरी तौर पे पढ़ रहे हैं, या देख लिया कि टीचर का काम है पढ़ाना और वो पढ़ा कर आके चला गया और आपने उसको बराबर उसको तवज्जो नहीं दी और आपने उसको इज्जत नहीं दी, उसको मान सम्मान नहीं दिया उस विषय को, तो वो आपके समझ में आने वाला नहीं है। ये मान के चलिए कि जो कुछ अभी घटनाएं घट रही है, ये आपके आने वाले भविष्य की परतें जम रही है। जिस तरह से आप अभी अपना समय इनको देंगे, ये बाद में आपको उतना मान सम्मान दिलाएगी और आपको आपके भविष्य के निर्माण में यही एक सीढ़ी का कार्य करेगी जो आपको ऊंचाइयों तक लेके जाने वाला है। तो आइए, परीक्षा की तैयारी तो मैंने आपको ये बता दिया कि हर स्टूडेंट के पास में अब जो समय आने वाला है वो प्रिपरेशन का आने वाला है, और हर किसी के पास एक शेड्यूल होना चाहिए घर में, और हर एक वक्त मुकर्रर होना चाहिए, और वो डिसिप्लिन्ड होना चाहिए कि उसके उठने का समय कब है, पढ़ने का समय कब है, और रेगुलर स्कूल जाने के बाद उसको रेगुलर आने के बाद घर पर उसको स्टडी बहुत जरूरी है। सेल्फ स्टडी अगर हमने नहीं किया और हम सिर्फ स्कूल के टाइम के भरोसे रहे, और या हमने कोचिंग ज्वाइन की है तो कोचिंग के भरोसे रहे, लेकिन हमारी सेल्फ स्टडी नहीं हुई, तो वो जो हमारे अंदर खातिर ख्वाह जो कामयाबी हमको मिलने वाली है वो बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि हम अगेंस्ट द नेचर जा रहे हैं। और अगेंस्ट द नेचर यानी प्राकृतिक नियम के खिलाफ अगर हम जाएंगे तो कोई कितना ही अच्छा स्टूडेंट हो, वो चाहे भले ही वो टैलेंटेड हो, लेकिन वो टैलेंट तब काम आएगा जब उसके साथ लेबर और उसका परिश्रम और जो रिक्वायरमेंट है किसी स्टूडेंट को आगे बढ़ाने के लिए वो उसके साथ जुड़ी हुई होना चाहिए। अगर वो जुड़ी हुई होती है तो फिर वो आगे बढ़ता है। चलिए, बहुत शॉर्ट में मैंने आपसे ये बता दिया कि अभी भी जिन्होंने अपना ध्यान नहीं दिया है वो अटेंशन पे करें अपनी स्टडी में, और उसको कैसे करें। अब आज मैं खास तौर पे आपसे सब्जेक्ट इंग्लिश की बात करने वाला हूं कि अंग्रेजी का पेपर आपको किस तरह से एग्जामिनेशन हॉल में करना है। एंड बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन हॉल
यू हैव टू प्रिपेयर योर ऑल प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आप अपने घर पे अभी से एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण बनाएं गोया आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, आपके पास 3 आवर्स हैं, 3 घंटे हैं, और 3 घंटे में आपको पेपर कैसे देना है ये आपको सोचना है। तो आपको करना ये होगा कि आप पेपर में जो दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर लास्ट तक, उसमें कौन कौन से चैप्टर दिए हुए हैं। अब मैं स्पेशली, मैंने आपसे जैसे अंग्रेजी का जिक्र किया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 9, 10, 11, 12 की क्लासेस हैं उनमें कोर्स का थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है, और वो डिफरेंशिएशन आ जाता है लेटर्स में, एप्लीकेशन में और एसे में। बाकी के टॉपिक लगभग सेम होते हैं, और ग्रामर का जो पोर्शन है वो भी कमोबेश एक सा ही है, जैसा कि 9 से स्टार्ट होता है वो 12 तक है। कुछ इवेंट्स जैसे नरेशन वगैरह जो है, मॉडल्स वगैरह जोड़ते चले जाते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ग्रामर के पोर्शन भी सेम है। और क्वेश्चन आंसर जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारे टेक्स्ट बुक पे आधारित होते हैं, वो भी लगभग सेम है कि किस तरह से उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जो है, जिनको हम MCQs कहते हैं, और मल्टी चॉइस क्वेश्चंस जो है, वो उनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, और वो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियरी भी है, माने फायदेमंद भी है। अगर उनके लेसन की स्टोरी उनको याद है, और अगर वो लेसन पढ़ रहे हैं, तो वो जो ऑप्शन दिए हुए रहेगा क्वेश्चन पेपर में, उससे वो अंदाज लगा लेंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। और सीधी सी बात यह है, और याद ही रखना है हमें, 9 to 12 के स्टूडेंट्स को हर एक प्रोज में राइटर का नाम उनको याद होना चाहिए, लेसन का नेम ऑफ लेसन एंड नेम ऑफ पोएट, राइटर और ऑथर, और इसी तरह से नेम ऑफ पोयम एंड नेम ऑफ पोएट और पोएटिस, किसने ये पोयम लिखा हुआ है, ये इनको नाम उनको पता होना चाहिए। और दूसरा ये है कि उनकी जो स्टोरी है, चाहे वो पोयम हो चाहे वो लेसन हो, उनकी एक शॉर्ट स्टोरी भी उनके जहन में रहना चाहिए, क्योंकि MCQs आएंगे तो वो आपको ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन देंगे, उनमें से एक आपको सिलेक्ट करके लिखना है और टिक मार्क लगा के उसको नोट करना है। तो इस तरह से प्रिपरेशन करें। क्वेश्चन पेपर अगर हमारी नजर में होगा, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं 10th, 11, 12 के क्वेश्चन पेपर में, इसमें अनसीन पैसेज पहले दे देता है। 2 अनसीन पैसेज आने वाले हैं 10th के एग्जामिनेशन में 1 by 1। इसके बाद में आपको नोट मेकिंग आने वाला है। अब अगले वीडियोस में मैं आपको एक एक टॉपिक लूंगा, किसी में आपको मैं नोट मेकिंग बताऊंगा, किसी में मैं आपको नोटिस किस तरह से फॉर्म किया जाता है, किस तरह से नोटिस ड्राफ्ट किया जाता है, और इसी तरह से एप्लीकेशन क्या होती है, एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, कितनी तरह की एप्लीकेशन होती है, फॉर्मल एप्लीकेशन, इनफॉर्मल लेटर्स जो है, फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स कैसे उनको बनाए जाते हैं, वो 1 by 1 में आपको बताऊंगा। तो ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं आज कि हमारे सामने जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है वो क्वेश्चन पेपर हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आने वाला है, जैसे अनसीन पैसेज आने वाले हैं। अब अनसीन पैसेज आता है तो अनसीन पैसेज को करना कैसे है, सबसे पहले उनको हमें रीडिंग लेना है, रीडिंग लेने के बाद हमें क्वेश्चंस पढ़ने हैं, और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद जब हम क्वेश्चन को रिपीटेडली अगर 1-2 बार हमने पढ़ लिया और पैसेजेस को पढ़ लिया, तो फिर हमें समझ में आ जाता है, क्योंकि आंसर आपको वहीं से सिलेक्ट करके लिखना है 1 और 2 लाइन में, तो वो हो जाता है। एक और क्वेश्चन बनता है 12th क्लास में, खास तौर पर 12th क्लास में जो अनसीन पैसेज आते हैं उसमें 7 क्वेश्चन तो रहते हैं, जो आपको इनवर्ड क्वेश्चन हो सकते हैं या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं, डिटेल वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो वर्ड बिल्डिंग पर होता है। जैसे किसी वर्ड को उसने दे दिया, इसका नाउन फॉर्म क्या होगा, इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, इसका वर्ब फॉर्म क्या होगा। तो जो स्टूडेंट वर्ड बिल्डिंग जानते हैं कि भाई एडजेक्टिव, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ब्यूटी एक वर्ड है, ब्यूटी यानी सुंदरता, अब ये जो है नाउन होता है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होता है। अब इसका उसने वर्ब फॉर्म पूछ लिया कि इसका वर्ब क्या होता है, तो ब्यूटीफाई होता है। तो स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि किस वर्ड का कौन सा नाउन फॉर्म है। इस तरह से एंटोनिम्स में आते हैं, यानी अपोजिट वर्ड पूछ लेता है वो। जैसे अब स्टूडेंट को ये समझा देंगे, मैं आपको पिछली बार, आप
इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जब लूंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि आपको एंटोनिम्स किस तरह से बनाया जाता है। इन लगाकर ही बनाया जाता है, जैसे कंप्लीट, इनकम्प्लीट, इस तरह से वर्ड होते हैं। अन लगा के बनाया जाता है हैप्पी, अनहैप्पी। इस तरह से डिस लगा के बनाया जाता है डिसक्वालीफाई। और इसी तरह से IL लगाकर बनाया जाता है लीगल, इलीगल। IR लगाकर बनाया जाता है रेगुलर, इरेगुलर। तो ये छोटे छोटे कुछ हम आपको एग्जांपल्स देंगे जो पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कुछ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, तो उसको करने के आप काबिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर देखिए। क्वेश्चन पेपर में किस क्वेश्चन नंबर में कौन सा पोर्शन पूछा जाता है और क्वेश्चन पेपर कितने भागों में डिस्ट्रीब्यूट रहता है, कितने भागों में बटा रहता है। जैसे इंग्लिश में 4 पार्ट्स में रहता है, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C और सेक्शन D। A और B ये बहुत ज्यादा मार्क्स लेकर आते हैं अगर स्टूडेंट इस पर अपना ध्यान दे तो। और सेक्शन C जो है वो ग्रामर बेस्ड होता है और सेक्शन D जो है ये टोटल टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चंस इसमें आता है। अब ये जो सेक्शन A और सेक्शन B है, यहां से अगर स्टूडेंट अपने मार्क्स निकाल रहा है तो कोई भी विद्यार्थी कभी भी किसी भी अंग्रेजी के पेपर में फेल तो कम से कम नहीं हो सकता। मार्क्स उसके बेहतर से बेहतरीन आ सकते हैं, अच्छे से बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। उसके प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है कि उसने प्रिपरेशन कैसा किया है। दूसरा ये फॉर्म है, मैं बहुत जल्दी में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन पेपर में वो बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारी राइटिंग लास्ट तक भी उसमें कोई ऐसा ना हो कि पढ़ने वाला पढ़ ही ना पाए। हमारा पेपर जो है, क्योंकि हमारी फोटो और हमारी शक्लें तो आंसर कॉपी के साथ जाती नहीं है, हमारी राइटिंग ही हमको रिप्रेजेंट करती है, ये हमारा प्रतिनिधित्व करती है हमारी राइटिंग। और एक जांचने वाला, एक सामान्य सा व्यक्ति भी अगर आपकी कॉपी को देखता है तो वो ये अंदाजा लगा लेता है आपकी राइटिंग से। बाज मर्तबा ऐसा होता है, उल्टा भी हो सकता है, एक्सेप्शन भी होते हैं, लेकिन आम तौर पे ये होता है कि जिनकी राइटिंग अच्छी होती है वो स्टूडेंट भी अच्छे माने जाते हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये वाली कहावत यहाँ पर आ जाती है। तो हमारा जो प्रिपरेशन है, हमारी राइटिंग हम इस थोड़े समय में नहीं अच्छा कर सकते, लेकिन उसे सुंदरता के साथ नीट एंड क्लीन लिख तो सकते हैं। स्पेलिंग हमारी कम से कम मिस्टेक्स हो ये तो हम कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास जितना प्रिपरेशन का वक्त है उसको हम यूटिलाइज करें और उसका हम ऐसा यूज करें कि हमारा जो इंप्रेशन है एग्जामिनर के सामने वो अच्छे से अच्छा होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर डालकर ही हमें आंसर लिखना चाहिए। अंग्रेजी कभी भी विदाउट मार्जिन नहीं लिखी जाती, यानी हाशिया बनाया ही जाता है। बाद मर्तबा अगर किसी कॉपी में मार्जिन नहीं बना है, हाशिया नहीं बनाना है, तो आपको स्केल से बनाना है। और एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप जा रहे हैं तो लॉन्ग स्केल लेकर जाइए। वहां लॉन्ग स्केल आपके साथ में होना चाहिए और 2 कलर्स के पेन आपके पास होना चाहिए, एक ब्लू होना चाहिए और ब्लैक होना चाहिए। बाकी इसके अलावा किसी और कलर का यूज हम अपने आंसर कॉपी में नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड है, होता है, मना होता है। हाँ, ये है कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है, नोटिस बना रहे हैं, इसको डबल कर लें। उसके जो बॉक्स बनाते हैं, नोटिस बनाने में जो बॉक्स बनाता है ये प्रेजेंटेशन कहलाता है, वो बहुत अच्छी तरह से कर लें। और इसी तरह से कुछ विजुअल भी दिए रहते हैं। आप कुछ क्वेश्चन जो है वो ऑब्लिक में दिए रहते हैं, यानी या में। अगर नोटिस है तो उसके अपोजिट में पोस्टर है। तो ये आपको देख लेना है कि नोटिस जिसने किया है वो आमतौर पे पोस्टर उसके लिए और करके आता है, यानी ऑप्शन होता है या करके होता है। या तो आप पोस्टर बनाए या फिर आप उसमें नोटिस बनाए। नोटिस में भी कई तरह के नोटिस आते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट के बारे में होते हैं, कुछ फाउंड एंड लॉस्ट के बारे में होते हैं, कुछ किसी इवेंट को बताने के लिए होते हैं, कुछ कभी किसी कंपटीशन बेस्ड होते हैं, कभी कोई ड्राइव होता है, यानी कोई मुहिम चल रही हो या कोई जन जागरण का कार्यक्रम चल रहा हो, ट्री प्लांटेशन चल रहा हो, या फिर ड्रग्स से टू नो ड्रग्स ये चल रहा हो, नशा मुक्ति वाले चल रहे हो। तो ये बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। और अगर इफ यू आर मेकिंग इट इन योर आंसर कॉपी एंड यू हैड प्रिपेयर्ड इट ऑलरेडी, अगर आपने इसको पहले से कर लिया होता है तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि आप एग्जामिनेशन में उसको कैसे कर पाए। तो ओवरऑल आपका क्वेश्चन पेपर जो है ये मुख्य है। आप अपने क्वेश्चन पेपर को
पूरा ध्यान पूर्वक देखिए किस क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 9 to 12 इसमें थोड़ा सा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है हर एक क्लासेस में, और जो क्वेश्चंस के जो वैरायटी है वो डिफरेंट है, लेकिन ग्रामर ऑलमोस्ट सेम आती है, और जैसे मैंने बताया आपको लेटर्स और एप्लीकेशन सेम आते हैं। रिपोर्ट राइटिंग भी आजकल लगभग सेम ही है। रिपोर्ट राइटिंग में स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं, रिपोर्ट राइटिंग में लिखने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। 70 to 80 वर्ड्स और कुछ क्वेश्चंस में 90 to 100 वर्ड्स का हमें रिपोर्ट राइटिंग लिखना होता है। लेकिन हमारे लिए प्लस पॉइंट ये है कि रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए भी हमें 6 या 7 सेंटेंसेस दिए जाते हैं या पॉइंट्स दिए जाते हैं इनपुट्स के माध्यम से, और उन इनपुट्स को मिलाकर हमें एक रिपोर्ट राइटिंग तैयार करनी होती है। तो थोड़ा बहुत उसमें अभ्यास करके, एक्सरसाइज करके वी कैन फॉर्म एनी टाइप ऑफ रिपोर्ट। तो किसी भी तरह की रिपोर्ट हम बना सकते हैं अगर थोड़ा सा उसमें प्रिपरेशन कर लें। तो ऑलमोस्ट कोई भी स्टूडेंट इसमें फेल नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, अगर उसके सेक्शन ए और सेक्शन बी उसके काफी क्लोज जा रहे हैं, कंप्लीट जा रहे हैं, और सेक्शन सी में उसने थोड़ा सा मेहनत कर लिया है, जिसमें मॉडल्स आते हैं और आर्टिकल्स आते हैं और कुछ वर्ब्स फॉर्म आती है। मैंने आपसे कहा कि वर्ब के जो 5 रूप हैं जिनको फॉर्म्स ऑफ द वर्ब कहा जाता है वो भी इसमें आते हैं। बाकी टेंसेस के कुछ सेंटेंस देते हैं डू एज डायरेक्टेड की शक्ल में। तो ये जो है, और कुछ यूज होते हैं कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किस तरह से नो सूनर डैश डैश देन और एज सून एज का यूज किया जाता है, बिकॉज का यूज किया जाता है, एज का यूज किया जाता है। कंपाउंड सेंटेंस एंड यूज करते हैं, बट यूज करते हैं, और या नाइदर नॉर या आइदर और, इसको नीदर नॉर और ईदर और भी कुछ लोग कहते हैं। तो ये कुछ सेंटेंसेस है, नॉट ओनली एज वेल, ये जो सेंटेंसेस हैं ये इनके प्रयोग आते हैं और यही अक्सर रिपीट करते हैं। तो बहुत ज्यादा टफनेस इसमें नहीं है। राइटिंग हम प्रैक्टिस हमारी होना चाहिए, लॉन्ग स्केल आप लेकर जाएं और हर एक क्वेश्चन को करके देखें, और जो फर्स्ट टाइम अगर हमें नहीं बन रहा है तो पेशेंस रखें, धैर्य करें, जब्त करें और उसको फिर एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, तो वो सारे क्वेश्चन हमारे बनेंगे। तो अगर हम एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह से हम जा रहे हैं, पूरे 3 घंटे आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठना है और बहुत ही धैर्य के साथ बैठना है, हमारे क्वेश्चंस को अच्छे बनाना है और ये सोचना है कि हमारी शक्लें नहीं जा रही हैं बल्कि हमारी राइटिंग जा रही है, यही हमें अब रिप्रेजेंट करने वाली है। तो हम इसको बेहतर से बेहतरीन बनाएं, अच्छे से अच्छा बनाएं, ताकि जो जांचने वाला है वो लिबरल हो जाए और हमारे प्रति उसकी सहानुभूति थोड़ा सा जागृत हो जाए कि ये स्टूडियस स्टूडेंट है, पढ़ाकू विद्यार्थी है, उसने कुछ प्रिपरेशन किया है। तो आपकी थोड़ी बहुत भूलें जो है वो नजरअंदाज भी हो सकती हैं। मार्क्स आपको अच्छे मिलने वाले हैं। जिस तरह से मैथ्स में मार्क्स मिलते हैं, डेफिनेटली आपको अंग्रेजी में भी वैसे ही मार्क्स मिलते हैं। लेटर में जरूरी है, मैं लेटर के बारे में भी अभी तो ये सब मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, बाद में 1 by 1 में आपको ये पॉइंट यहाँ पर समझाने वाला भी हूँ। तो आप रेगुलर मेरे वीडियोस को देखते रहें। हर दिन मैं आपको अलग अलग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये आपके सामने मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, कुछ रेफरेंसेस दूंगा कि कैसे आपको करने हैं। तो आज मैंने आपको ये बताया कि जब लेटर करते हैं तो लेटर की बॉडी यानी फॉर्मेट अब पहले चेंज हो गया, अब आजकल हमारे पास जो है कंप्यूटर राइटिंग हो गया। तो एवरीथिंग यू विल राइट देयर इन योर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखना है आपको। जैसे 2 लिखते हैं, पहले 2 इधर लिखते थे, दा थोड़ी दूर पे लिखते थे, अब वो टोटल जो है मार्जिन और हाशिए से सटा के लिखा जाता है। कॉमा जो पहले 2 और के बाद लगाए जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको सॉल्व करूंगा, वो नहीं लगते हैं। सारी चीजें आपको लेफ्ट साइड में करनी है। आपको एड्रेस करना है और आपके इसमें जो 3 पोर्शन होते हैं किसी भी लेटर में, वो होता है एड्रेस और उसकी बॉडी और उसकी एंडिंग। अगर आपका एड्रेस प्रिपेयर है तो एड्रेस कभी चेंज नहीं होता, इस तरह से एंडिंग भी कभी चेंज नहीं होती। बॉडी में सिर्फ 1 या 2 लाइन 3 लाइन चेंज करके किसी भी तरह का हम लेटर या एप्लीकेशन लिखने के काबिल हो सकते हैं, और उसमें भी हमें कम से कम अगर पूरे 100% मार्क्स ना भी मिले तो 75 मार्क्स हमको जरूर मिलते हैं। तो बहुत ही ईजी है इसको करना, इंग्लिश को भी समझना। पिछले वीडियोस में मैंने टेंसेस को लिए थे, पास्ट परफेक्ट टेंस तक मैं पहुंचा था, और अब मैं फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस लेने वाला हूं।
वो आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे। और उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो जो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के बारे में है और एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या करना है उसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मैं इसको और रेगुलर करूंगा। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस को ज़रूर देखें, पिछले वीडियोस को भी देखें जिनमें मैंने अलग अलग टेंसेज आपके सामने करे हैं। तो टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।